स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक कारक को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके भेद को जानेंगे, कितने भेद होते हैं, उसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि विभक्ति चिन्ह याद किए बिना कारक नहीं हो सकते, तो उसको भी जानेंगे। और इसका जो अर्थ होता है, कई बार वाक्य में विभक्ति चिन्ह नहीं पूछे जाते तो उस समय आपको उसका अर्थ लगाकर उस वाक्य को समझना होता है कि इसके अंदर कौन सा कारक हो सकता है। तो इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कारक की परिभाषा बता देता हूँ। कारक की परिभाषा क्या होती है, देखिए परिभाषा के लिए यहाँ पर वाक्य में क्रिया का संबंध जिस शब्द से होता है उसे कारक कहते हैं। तो क्रिया का जिस शब्द से भी संबंध होगा उसे कारक कहेंगे। कारकों के भेद की बात की जाए तो कारकों के 8 भेद होते हैं, या कहें कि 8 प्रकार होते हैं। और इन 8 प्रकार के लिए एक एक विभक्ति चिन्ह दिया होता है। और यदि वाक्य में जौन सा विभक्ति चिन्ह होता है उसी वाक्य में वही कारक होता है। तो आपने सिंपल इन विभक्ति चिन्हों को तो याद करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना आपके कारक नहीं होंगे। वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इन्हें याद कर सकते हो। अब किस कारक के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। कर्ता के लिए ने विभक्ति चिन्ह होता है। तो यदि वाक्य में कहीं आपको ने दिखाई देता है तो वहां पर आपने सिलेक्ट करना है कर्ता कारक। कर्म के लिए को विभक्ति चिन्ह होता है। करण के लिए से या द्वारा विभक्ति चिन्ह होता है। संप्रदान के लिए को के लिए, अब देखिए को 2 बार आया है, एक बार तो कर्म के लिए आया है और एक बार आया है संप्रदान की। इन दोनों का फर्क है अलग अलग, वो पता लगेगा हमें अर्थ से। तो जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। अपादान के लिए आया है से, अब देखिए यहाँ पर भी से एक द्वारा के लिए आया है, एक अलगाव के लिए आया। तो ये सब आपको पता लगेगी जब हम डिटेल से कारक को पढ़ेंगे। संबंध के लिए आ जाता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। अधिकरण के लिए आ जाता है में, पर। और संबोधन के लिए जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है हे। इसके साथ जो नीचे एक डंडा खींचकर बिंदु लगी हो वो होता है संबोधनवाचक चिन्ह। तो हे, अरे, अजी। तो ये हैं इनके विभक्ति जिनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारक आ जाता है कर्ता कारक, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। और कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में विभक्ति चिन्ह नहीं दिया होता और उस समय कारक को पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कारक का जो अर्थ है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कर्ता कारक का जो अर्थ होता है वो होता है काम को करने वाला, यानी जिसके द्वारा काम किया गया है, तो वो कहलाता है कर्ता। अब काम को कौन करने वाला होता है, तो या तो कोई होगी संज्ञा या होगा कोई सर्वनाम। तो संज्ञा आप जानते हो किसी का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, तो वो संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब जान लेते हैं कि कर्ता कारक के एग्जाम्पल, कि हम किसी वाक्य में कर्ता कारक को कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आया राम ने पुस्तक पढ़ी। तो सिंपल बात है कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आपको पता लगा कि ने है इसके बीच में, तो कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। जैसे मैंने, मैं के साथ जुड़ा है, देखें यहाँ पर ने, तो मैंने उसे पढ़ाया, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। श्याम ने, देखिए रेड किया हुआ है मैंने, तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पर ने का साइन आया हुआ है, तो यहाँ पर होगा कर्ता कारक। अब जो मैंने बात आपको बताई थी, कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में साइन नहीं दिया होता, जो विभक्ति चिन्ह होता है वो नहीं दिया होता, तो उस समय हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें अर्थ का पता होना चाहिए। तो अर्थ को भी उतना ही फोकस करना जरूरी है जितना कि विभक्ति चिन्ह को याद करना जरूरी है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है, अब देखिए हम ये 3 वाक्य हैं, लड़की स्कूल जाती है। तो यहाँ पर अब अर्थ से हम इस वाक्य को पहचानेंगे। अर्थ से कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमने कहा कि काम को करने वाला। अब देखिए जाना जो है, काम क्या होता है, काम कोई क्रिया होती है। तो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, तो क्रिया की जा रही है लड़की के द्वारा। अब देखिए स्कूल तो वहीं पर है, वो तो कहीं पर नहीं गया, जाने का काम स्कूल के साथ नहीं हुआ है, जाने का काम हुआ है वो हुआ है लड़की के साथ। तो यहाँ पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है वह हंसा।
तो हंसने की जो क्रिया हुई है वो वह के साथ हुई है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि या तो कोई सर्वनाम हो सकता है करने वाला या कोई संज्ञा हो सकती है, तो जो वह है वो सर्वनाम है। तो ऐसे हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि किस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि जितना जरूरी आपको विभक्ति चिन्ह याद करने जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि आपको उस कारक का अर्थ भी पता होना चाहिए। अगला देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण हो रहा है, राम को जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह नहीं आया, ने विभक्ति चिन्ह नहीं आया, यहाँ पर को आया है, जो आपको अभी पता लगेगा कि को विभक्ति चिन्ह किसका होता है। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर संभावनाएं जताई जाती है वहां पर भी क्या होता है, ने का प्रयोग नहीं होता। जो कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है, ने का प्रयोग नहीं होता, और वहां पर हमें अर्थ से वाक्य को पहचानना होता है। देखिए अब यहाँ पर अर्थ क्या है, क्रिया हो रही होगी, क्रिया किसके साथ होगी, कर्ता के साथ। अब देखिए यहाँ पर जाने की क्रिया हुई है, राम को जाना चाहिए, तो जाना किसके साथ जुड़ा हुआ है, राम के। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। तो वैसे तो ये कर्ता कारक और इसके बाद जो कर्म कारक आएगा वही थोड़े से हार्ड है, उसके बाद ज्यादा कारक हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, ज्यादा उनमें कोई उलझाने वाली कोई भी बात नहीं है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कारक की। नेक्स्ट कारक आ जाता है कर्म कारक। अब इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को, और इसका जो अर्थ होता है, जो मैंने अभी बताया आपको कि आपको अर्थ भी याद करना उतना ही जरूरी है। तो इसका जो अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। अब जो क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो ही क्या होगा, कर्म कारक होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, राम ने रावण को मारा। अब क्रिया जो हुई है, यहाँ पर जो काम हुआ है वो हुआ है मारने का, और मारने का काम किसको हुआ है, रावण को मारने का काम हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। अब कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि राम को मारने का काम नहीं हुआ, हुआ किसको है, रावण को मारने का काम। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा वही उसके अंदर कारक होगा। तो यहाँ पर कर्म कारक कहलाएगा रावण। राम को बुलाओ। अब यहाँ पर देखिए, बुलाने की जो क्रिया हुई है, बुलाने का जो काम हुआ है वो हुआ है राम को। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। उसने पत्र लिखा। अब देखिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं आया, जो मैं आपको पहले, इससे पहले जो मैंने कारक समझाया उसमें बताया था कि यदि विभक्ति चिन्ह कहीं पर नहीं है तो उसमें हमें क्या अर्थ लगाना होता है उस कारक का। तो यहाँ पर अब लिखने का काम हो रहा है, और वो किसके साथ हो रहा है, वो हो रहा है पत्र के साथ, क्योंकि पत्र को लिखा जा रहा है, उसको नहीं लिखा जा रहा, पत्र को लिखा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पत्र जो होगा ये कर्म कारक होगा। सीता फल खाती है। अब यहाँ पर देखिए, खाने की जो क्रिया हुई है, सीता को खाने की क्रिया नहीं हो रही है, हो रही है जो क्रिया वो हो रही है फल को खाने की क्रिया हो रही है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। तो मैं फिर आपको दोबारा से बता देता हूं कि जितना जरूरी आपको विभक्ति चिन्ह को याद करना जरूरी है, उतना ही आपको अर्थ भी पता होना चाहिए, तभी आपके कारक बिल्कुल सही होंगे। और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे, एंड तक देखोगे, तो भविष्य में आपका कोई भी कारक से रिलेटेड शब्द गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है करण कारक। और करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से या द्वारा, और इसका जो अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कर्ता किसी साधन का यूज करता है, तो जिस साधन का यूज करता है उसे कहते हैं करण कारक। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि जो राम ने जिस साधन का इस्तेमाल किया है वो किस साधन का इस्तेमाल किया है। तो जिस साधन का इस्तेमाल राम के द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं करण कारक। तो यहाँ पर बाण का इस्तेमाल किया गया है राम के द्वारा, तो उसे कहेंगे करण कारक। तो यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है से का मतलब ये होता है जिसके द्वारा कार्य किया गया है, जिसका जो साधन उसने यूज किया है क्रिया करने के लिए, तो उसे कहेंगे करण कारक। अब यहाँ पर आ जाता है बालक गेंद से खेल रहे हैं। तो जो खेलने का काम हुआ है वो हुआ है किस किस साधन से हुआ है, वो हुआ है गेंद से। तो यहाँ पर गेंद में क्या होगा, करण कारक होगा। अब देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि किसी वाक्य में जोन सा भी विभक्ति चिन्ह होगा वो वाक्य उसी कारक का कहलाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिए आप, यहाँ पर राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह एक से अधिक है। राम ने, तो यहाँ पर ने कर्ता के लिए आ गया, रावण को कर्म के लिए आ गया को विभक्ति चिन्ह,
बाण से आ गया करण के लिए। तो ऐसे वाक्य किस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे वाक्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट कारक आ जाता है संप्रदान कारक, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को, के लिए, और इसका जो अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए। अब देखिए क्रिया कैसे की जाएगी वो देख लेते हैं। मेरे लिए दूध लेकर आओ, तो सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि शुरू के दो कारक जो हैं वो काफी हार्ड हैं, बाकी इतने हार्ड नहीं है। अब यहाँ पर देखना है यहाँ की विभक्ति चिन्ह इसके अंदर या तो को होगा या के लिए होगा। के लिए नहीं होगा, लिए भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आया है मेरे लिए दूध लेकर आओ, तो लिए विभक्ति चिन्ह आया है तो कारक होगा संप्रदान। उसके बाद माँ बेटे के लिए सेब लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, क्योंकि विभक्ति चिन्ह क्या आया है, के लिए आया है। अब कई बार ऐसा होता है कि के लिए नहीं आता, को आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर आया है सोहन रमेश को पुस्तक देता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि को कर्म के लिए भी आया था, लेकिन वहां पर जो आया था वो अलग भाव से आया था, और यहाँ पर जो भाव होगा वो दान का, जैसे संप्रदान किसी को कुछ देने का भाव, तो यहाँ पर जो होगा वो कुछ देने के भाव से को यूज किया जाएगा, तो इसके अंदर होगा संप्रदान कारक। अब जैसे यहाँ पर एक आ जाता है गुरु जी को फल दो, अब देखिए यहाँ पर भी को जो आया वो देने के लिए आया, फल दो, तो ऐसा आ जाता है संप्रदान कारक। आगे आ जाता है भूखे के लिए रोटी लाओ, तो आप सिंपल पहचान सकते हो कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के लिए आया है तो कारक होगा संप्रदान। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, तो यहाँ पर भी को आया है, अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर देना आया है ना, गाड़ी दी है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक आ जाएगा। नेक्स्ट कारक आ जाता है अपादान कारक, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से अलगाव के लिए। तो यहाँ अभी हमने पढ़ा से साधन के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो से है वो अलगाव के लिए है, किसी चीज से अलग होने के लिए। इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ है जिससे अलगाव हो, यानी जिस चीज से अलगाव होगा उसके लिए से का प्रयोग किया जाएगा। किससे दूर जाना, किससे अलग होना, तो उसमें अपादान कारक होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, तो अब देखिए बच्चा कहाँ से गिरा है, छत से। छत से उसका अलगाव हुआ है, छत से वह दूर हुआ है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, अब जो पत्ते जो थे पेड़ पर लगे हुए थे उससे अलग हुए हैं, झड़ने के बाद अलग हो गए हैं, तो इसमें अपादान कारक होगा। राम दिल्ली से मुंबई गया, तो दिल्ली से मुंबई गया यानी दिल्ली से अलग हुआ है वो, तो क्या होगा, इसमें अपादान कारक होगा। तो यहां पर हमने सिंपल याद रखना है कि जहां पर अलगाव होगा, दो चीजें अलग अलग जाएंगी, तो वहां पर अपादान कारक होगा। नेक्स्ट कारक आ जाता है संबंध कारक, और ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसका जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, यानी जहां पर किसी का संबंध बताया जाएगा, दो चीजों का संबंध होगा, वहां पर संबंध कारक होगा। तो यहाँ पर अर्थ की बात की जाए तो अन्य पदों से संबंध बताया जाएगा संबंध कारक के अंदर। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल राम का लड़का, तो संबंध बताया गया, लड़का किसका है, राम का है। श्याम की लड़की, तो लड़की का संबंध श्याम से है। गीता के बच्चे, तो यहाँ पर भी संबंध बताया गया है। मेरा लड़का, तो संबंध बताया गया है, मेरा लड़का है। मेरी लड़की, हमारे बच्चे। अब एक क्वेश्चन आ जाता है जो एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं, यह पुस्तक राम की है, तो यहाँ पर जो पुस्तक का संबंध है वो किससे है, वो राम से है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। आगे आ जाता है अधिकरण कारक। जो अधिकरण कारक है इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर, जो में होगा या पर होगा। और अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार। जो अधिकरण कारक है इसका आप अर्थ ना भी याद करें तो वैसे भी आप आराम से समझ सकते हो, क्योंकि वाक्य में आपको इसका विभक्ति चिन्ह जरूर मिलेगा। आपको वाक्य में ये तीन शब्द मिलेंगे, इनका भाव वहां पर कहीं ना कहीं वाक्य में होगा, किस में, किस पर, या किस पे। तो ऐसा भाव आपको वाक्य में जरूर दिखाई देगा, वहां से आप पहचान कर सकते हो कि इस वाक्य में अधिकरण कारक है। जैसे यहाँ पर आ जाता है हरि घर में है, तो हरि कहाँ पर है, घर में है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह में आया है जो मैंने रेड कलर से किया है, तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। पुस्तक मेज पर है, तो यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह पर आया है, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा। अब देखिए कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं जहां पर विभक्ति चिन्ह नहीं होता,
और वो साइलेंट रहता है विभक्ति चिन्ह। तो वहां पर आपने खुद इस चीज को देखना है, थोड़ा सा ध्यान लगा लेना है कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो। अब देखिए वाक्य को यदि हम थोड़ा सा शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कुर्सी आंगन के बीच में बिछा दो, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ जाएगा में। अब वह सुबह गंगा किनारे जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी पर साइलेंट है। वह सुबह गंगा किनारे पर जाता है, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो साइलेंट होती हैं तो आपने उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से सिलेक्ट कर सको कि इसके अंदर अधिकरण कारक है। अगला कारक जो आ जाता है, अगला कारक आ जाता है संबोधन कारक, जो सबसे सिंपल कारक है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको इसकी कोई परिभाषा भी याद नहीं करनी पड़ेगी, बस इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो आप याद रखिए, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो इसका विभक्ति चिन्ह है, जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया था, शुरू में जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो उसमें आपको बताए थे कि हे उसके साथ जो एक डंडा लगा होता है उसके नीचे जो एक बिंदु लगी होती है उसे कहते हैं संबोधन वाचक चिन्ह। तो आपको वाक्य में ये संबोधन वाचक चिन्ह मिलेगा, इससे आप बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। अरे भैया, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है। क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। तो यदि अर्थ की बात की जाए तो अर्थ आ जाएगा किसी को पुकारना या किसी को बुलाना। तो ये सबसे सिंपल कारक है इन सभी 8 कारकों में, संबोधन कारक। आगे देख लेते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी वाक्य में कौन सा कारक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि एक वाक्य में जो विभक्ति चिन्ह है एक से अधिक होंगे तो आप कैसे पहचानोगे, वो वाक्य किस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि वे वाक्य कैसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर है राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए यहाँ पर जो होगी 3 विभक्ति चिन्ह है, एक ने है, एक को है, एक से है। तो ऐसे वाक्य एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको सिंपल एक वर्ड पूछा जाएगा कि किस वर्ड के अंदर कौन सा कारक है। जैसे यहाँ पर जो ने जुड़ा हुआ है वो राम के साथ जुड़ा हुआ है, रावण के साथ नहीं जुड़ा हुआ। राम ने, तो राम ने जो विभक्ति चिन्ह है वो राम के साथ जुड़ा हुआ है, तो राम के अंदर ही क्या होगा, कर्ता कारक होगा, क्योंकि ने विभक्ति चिन्ह कर्ता का होता है। रावण को, जो को है ये विभक्ति चिन्ह कर्म का और ये जुड़ा हुआ है रावण के साथ, रावण को, तो को रावण के साथ जुड़ा हुआ तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। बाण से मारा, तो अब देखिए जो से जुड़ा हुआ है वो बाण से जुड़ा हुआ है और से होता है हमारा साधन, जिस साधन से रावण को मारा गया है, तो से हो जाएगा करण कारक। तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी कारक को। अब देखिए नीचे आ जाता है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर बच्चा छत से गिरा, अब किससे अलग हुआ है, वो छत से अलग हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। आगे देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए यहाँ पर आ जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो वाक्य में अंडरलाइन किए गए शब्द में कौन सा कारक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपको वो कारक पहचानना है जिसमें जो अंडरलाइन किए गए शब्द के अंदर है। तो अब इसमें कौन सा कारक होगा, तो इसके अंदर बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो गेंद खेलने का साधन है और साधन किसका है, करण कारक का। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर आ जाता है राम दिल्ली से मुंबई गया, तो यहाँ पर इस तरह पूछा जाता है कि किस शब्द में अपादान कारक है। तो ये राम में है, दिल्ली में, मुंबई में या गया है में। तो यहाँ देखिए जिससे वह अलग हुआ है, अलगाव हुआ है, उसी में वह कारक होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो वो दिल्ली से अलग हुआ है तो अपादान कारक किस में होगा, दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूं, यहां आओ वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहां आओ मैंने आपको बताया था कि सबसे आसान कारक यही है जिसे कहते हैं संबोधन कारक। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा आपको वाक्य दिया है, उस वाक्य में पूछा गया है आपसे कि कौन सा कारक। तो यहाँ पर माँ बच्चे को, तो यहाँ पर को साइन आया है, को विभक्ति चिन्ह आया है, तो को किसका है, को है कर्म का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे को दूध पिला रही है, तो कर्म कारक आ जाएगा। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, सिंपल आपसे विभक्ति चिन्ह ही पूछ लिया जाता है कि ये विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। तो यहाँ पर जैसे के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, एग्जामों में ऐसे पूछे जा चुका है। तो के लिए किसका है, के लिए आपको बताना होगा
के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप कैसे किसी भी कारक को पहचान कर सकते हो और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी अपने क्वेश्चन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छा कर पाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।